हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं आज के झारखंड अपडेट के 17 अगस्त के सेशन को। और आज के इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। झारखंड करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में देखेंगे और साथ में एक अभ्यास प्रश्न भी होगा सेशन के अंत में। और इसका PDF आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक अवेलेबल करा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं 17 अगस्त के आज के करंट अफेयर्स के सेशन को, जो कि झारखंड करंट अफेयर्स का सेशन है। इसके अलावा मेरे ट्विटर अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं @झार_अपडेट URL पे। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस सेशन को और देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो घटनाएं घटी हैं पिछले 1-2 दिनों में वो क्या हैं और कैसे इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए उन सभी चीज़ों को आज देखते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। दोस्तों लास्ट सेशन में मैंने जो प्रश्न पूछा था वो प्रश्न था, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो को किस कला के संरक्षण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? दीवार भित्ति चित्रकला, संताली चित्रकला, कठपुतली कला या जादू पटुआ कला? दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो को कठपुतली कला के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए इसे और डिटेल में आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो पुरस्कार है, पुरस्कार का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय गौरव सम्मान, जो कि आगरा के द्वारा दिया जाता है। आगरा में एक संस्था है उसके द्वारा, और जो इस बार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो को दिया गया जो झारखंड के हैं। आपको बता दें कि ये जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के नागपुरी के प्राध्यापक भी हैं और सम्मान स्वरूप उन्हें मेडल, प्रशस्ति पत्र, अंगवस्त्र आदि देकर सम्मानित किया गया 16 अप्रैल 2025 को। और जो सम्मान दिया गया है वो नागपुरी भाषा और कठपुतली कला यानी पपेट आर्ट जिसको कहते हैं, उसके संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और ये जो संस्था है आगरा के द्वारा ये दिया गया है पुरस्कार, ये संस्था है बृजलोक साहित्य कला संस्कृति अकादमी आगरा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की दोस्तों बात कर ले तो डॉक्टर वीरेंद्र नागपुरी के शिक्षक एवं साहित्यकार भी हैं और 25 सालों से लगभग ये आदिवासी इलाके में कठपुतली कला को लोगों को सिखा रहे हैं। चदर बदर को भी संरक्षित करने के लिए ये कार्य कर रहे हैं और कठपुतली कला के 500 से ज़्यादा अधिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं उनके द्वारा। इसके अलावा 250 से अधिक लोगों को वो कठपुतली कला का ट्रेनिंग भी दे चुके हैं और लगातार इस क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय गौरव सम्मान से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो को सम्मानित किया गया। तो ये था दोस्तों लास्ट वीडियो का जो अभ्यास प्रश्न था वो। चलिए अब कुछ नए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। नए प्रश्नों में जो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, ये झारखंड के मंत्री थे अभी वर्तमान में, जिनका निधन हो गया है स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त को। ये प्रश्न है, रामदास सोरेन जिनका निधन हो गया किस विभाग के मंत्री थे? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्री, ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्री, ऑप्शन सी जल संसाधन मंत्री या ऑप्शन डी पर्यावरण मंत्री? दोस्तों आपको बता दें कि रामदास सोरेन जो पूर्वी सिंहभूम के थे, घाटशिला के, ये शिक्षा मंत्री थे जिनका निधन हो गया है। आइए और डिटेल में इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 15 अगस्त को इनका निधन हो गया रामदास सोरेन का, और ये 62 वर्ष के थे और वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय वो देख रहे थे झारखंड में। आपको बता दें कि ये पूर्वी सिंहभूम जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है घाटशिला, जहाँ से ये विधायक चुने गए थे 2024 में और लगातार तीसरी बार विधानसभा से ये चुनाव जीते थे घाटशिला से। वहीं दोस्तों रामदास सोरेन की बारे में आपको और बता दें कि इनका जन्म जो हुआ था 1963 में हुआ था कोराबादा गांव पूर्वी सिंहभूम में, और राजनीति के यात्रा की जो शुरुआत हुई थी उनको गोराबांदा से ही हुआ था। गोराबांदा पंचायत में पहली बार वो ग्राम प्रधान बने थे, जहां से राजनीतिक रूप से वो पूरी तरह से वो सफल हुए थे, पहली बार कह सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रख लिया था। पहली बार चुनाव जीते थे तो वो ग्राम प्रधान का चुनाव जीते थे और पहली बार MLA बनाए थे 2009 में। इसके बाद भी 2 बार वो चुनाव जीते, 2019 और 2024 में। और 2024 में उन्हें झारखंड में जो सरकार बनी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। वैसे इससे पहले भी वो मंत्री रह चुके थे।
वैसे 2024 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो दोस्तों भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को उन्होंने हराया था। झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन थे, जो कभी झारखंड में थे, बाद में भाजपा ज्वाइन कर लिया था चंपई सोरेन ने, उनके पुत्र को भाजपा ने टिकट दिया था रामदास सोरेन के खिलाफ, परंतु रामदास सोरेन चुनाव जीत गए थे और बाबूलाल सोरेन को उन्होंने हराया था और लगातार तीसरी बार जीत हासिल की थी घाटशिला से। और वर्तमान में रामदास सोरेन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री थे और साथ में जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, जिसे निबंधन विभाग कहते हैं, उसका प्रभार वो मंत्रालय भी रामदास सोरेन ही देख रहे थे। यानी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और निबंधन विभाग, दोनों विभाग का मंत्रालय रामदास सोरेन के हाथ पर था। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा किस जिले में झारखंड फ्लाइंग एकेडमी को मंजूरी दी गई है? जमशेदपुर, देवघर, रांची या दुमका? दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड फ्लाइंग एकेडमी को जो मंजूरी दी गई है वो दुमका में दी गई है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। वैसे 2023 की बात करें दोस्तों तो झारखंड सरकार ने 2023 में मंजूरी दी थी एकेडमी खोलने की, फ्लाइंग एकेडमी, और उसी के तहत झारखंड फ्लाइंग एकेडमी को DGCA की अब मंजूरी मिल गई है और यह मंजूरी DGCA के द्वारा 7 अगस्त को दिया गया और झारखंड सरकार के कैबिनेट के द्वारा नवंबर 2023 में इसको मंजूरी दी गई थी ये एकेडमी खोले जाने की, और अब DGCA ने इसको मंजूरी दे दी है। यानी बहुत जल्द अब ये फ्लाइंग जो एकेडमी है ये एक्टिव हो जाएगा। आपको बता दें ये दुमका में खुलने जा रहा है और देश का सबसे सस्ता पायलट ट्रेनिंग सेंटर होगा ये। आपको बता दें यहाँ जो खर्च आने वाला है वो लगभग 40 लाख रुपए आएगा, जबकि आमतौर पर एक पायलट ट्रेनिंग के लिए 1 करोड़ रुपए तक का खर्च करना पड़ता है किसी व्यक्ति को, अगर वो पायलट बनना चाहता है तो, जबकि यहाँ पे मात्र 40 लाख रुपए में कोई व्यक्ति पायलट बन सकता है। इसके अलावा एक और बात बता दें कि झारखंड सरकार ने 30 छात्रों को कमर्शियल पायलट बनाने का प्रशिक्षण देने की बात की थी, जिसमें से ये कहा था कि 15 ऐसे प्रशिक्षु होंगे जिन्हें राज्य सरकार 100% छात्रवृत्ति देगी। यानी 30 में से 15 ऐसे प्रशिक्षु होंगे, ट्रेनी होंगे, जिन्हें झारखंड सरकार ये पूरी तरह से जो भी फ़ी होती है वो मुहैया कराएगी पायलट ट्रेनिंग सेंटर को। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में ये सरकार द्वारा जो शुरू किया गया वो तो है ही, प्राइवेट सेक्टर में भी एक है जो जमशेदपुर के सोनारी में ये प्राइवेट जो टाटा के द्वारा शुरू किया गया था ये ट्रेनिंग सेंटर अल्केमिस्ट के नाम से। अल्केमिस्ट जो है अल्केमिस्ट सिविल एविएशन का ये ट्रेनिंग सेंटर है, पायलट ट्रेनिंग सेंटर जो जमशेदपुर में है। प्रश्न नंबर 3 है, किसे हराकर झारखंड की टीम जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियन बनी? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा? दोस्तों हाल ही में जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप खेला गया था। इसमें झारखंड की टीम विजेता रही और हरियाणा को हराकर झारखंड की टीम विजेता बनने में सफल रही है और लगातार दूसरी बार बता दें आपको कि ये सफल रही है वीमेंस हॉकी चैंपियनशिप जीतने में। आइए इसे और डिटेल में जान लेते हैं। जूनियर नेशनल वीमेन हॉकी चैंपियनशिप की बात करें तो चैंपियन बन गई है झारखंड फिर से एक बार, और टीम हरियाणा को झारखंड की टीम ने 2-1 से हराया और लगातार दूसरे वर्ष ये खिताब हासिल करने में सफल रही है झारखंड की हॉकी टीम, वीमेंस हॉकी टीम है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी जो वीमेंस हॉकी चैंपियन रही है झारखंड की वीमेंस जो हॉकी टीम है वो 2024 में तो अभी थी ही, उसके अलावा 2019 और 2018 में भी इससे पहले विजेता रह चुकी है। और चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया था हाल ही में ये 1 से 12 अगस्त के दौरान आंध्र प्रदेश में काकीनाडा में किया गया था और फाइनल मैच खेला गया था 12 अगस्त को। और टूर्नामेंट में स्वीटी डुंगडुंग ने सबसे ज़्यादा पूरे टूर्नामेंट में गोल किया था, इसने कुल 5 गोल की थी और स्वीटी डुंगडुंग झारखंड की टीम की ही सदस्य थी और सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई इस टूर्नामेंट में। वैसे आपको बता दें कि झारखंड इस वर्ष 3 वर्गों में चैंपियन रहा है। 2025 में
और महिला का सीनियर, जूनियर और सब जूनियर जो हॉकी चैंपियनशिप है, तीनों झारखंड के नाम रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आज का करंट अफेयर्स का, जो झारखंड का करंट अफेयर्स का प्रश्न है। एक आंकड़े के अनुसार झारखंड में वर्तमान में हाथियों की संख्या लगभग कितनी है? 200, 400, 600 या 1000? दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान में जो हाथियों की संख्या है झारखंड में, ये लगभग 600 है। दोस्तों ये प्रश्न इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है, आपको बता दें कि हाल ही में 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया गया पूरे विश्व में, और इसी दौरान कुछ डाटा सामने आया था जो मेरे नज़र में आया, इसलिए मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, और इसलिए इससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट बात जो है आपको ज़रूर जान लेना चाहिए। आपको बता दें कि विश्व हाथी दिवस जो है प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत जो हुई थी 2012 से हुई थी। और झारखंड में अगर बात करें तो वर्तमान में हाथियों की संख्या 600 लगभग है। 2017 में जो हाथियों की गणना हुई थी उसमें 27,312 हाथी थे, जो वैश्विक आबादी का लगभग 55%, यानी पूरे वैश्विक आबादी का आधा से ज़्यादा जो हाथी है वो भारत में है। और भारत का सबसे पुराना हाथी रिजर्व का दोस्तों आपको बात कर ले तो ये झारखंड में ही है, सिंहभूम हाथी रिजर्व, जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी, और प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत इसे स्थापित किया गया था। और प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत हुई थी वो 1992 में हुई थी, जबकि सिंहभूम हाथी रिजर्व जो है 2001 में स्थापित किया गया था। और ये जो सिंहभूम हाथी रिजर्व है, इसके कुल क्षेत्र की बात कर ले एरिया की, तो लगभग 13,500 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में है, जो कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले के अंतर्गत ये 13,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है, जो सिंहभूम हाथी रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर पूरे देश की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या कर्नाटक में है, 6,000 से ज़्यादा है। इसके बाद असम है 5,719। वैसे दोस्तों झारखंड सरकार की भी बात कर ले, क्योंकि आए दिन हाथियों से हमलों के कारण कई सारे खबरें आते रहती है, इससे संबंधित मुआवजा राशि भी झारखंड सरकार के द्वारा तय की गई है। पहले से ये तय है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। अगर मृत्यु होती है हाथी हमले से तो किसी व्यक्ति की, तो 4 लाख रुपए की मुआवजा की राशि आवंटित की जाती है, दिया जाता है, मुहैया कराया जाता है किसी मृतकों के जो आश्रित होते हैं उसे। गंभीर चोट की स्थिति में 1 लाख रुपए, सामान्य चोट की स्थिति में 15,000 रुपये। अगर कोई व्यक्ति डिसेबल्ड हो जाता है स्थायी रूप से, यानी स्थायी अक्षमता में 2 लाख रुपये। अगर किसी का मकान क्षति होता है हाथी हमले से तो 10,000 से 40,000 रुपये, और फसल क्षति होने पे 20,000 से 40,000 रुपये तक का जो मुआवजा है झारखंड सरकार झारखंड के निवासियों को देती है। वैसे पिछले 1 दशक में हाथी हमलों से मारे गए व्यक्तियों की बात करें तो 680 लगभग व्यक्ति हाथी हमलों से झारखंड में मारे गए हैं पिछले 1 दशक में, यानी लगभग 10 वर्षों में। तो ये था दोस्तों हाथी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है, हाथी रिजर्व से संबंधित, जो कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा था, कुछ डेटा सामने आया था उसके अनुसार। अब आइए 5वें प्रश्न को देख लेते हैं, और 5वां जो प्रश्न है ये भी चर्चा में था कुछ दिनों पहले। हाल ही में चर्चा में रहा बभनबै पहाड़ किस जिले में स्थित है? देवघर, साहेबगंज, गुमला या हजारीबाग? दोस्तों आपको बता दें कि ये जो बभनबै पहाड़ है ये हजारीबाग में है, और हाल ही में ये चर्चा में आया क्योंकि इसका कुछ हिस्सा धंस गया था, ज़मीन दोज हो गया। जैसा कि मैंने बताया ये बभनबै पहाड़ जो है ये हजारीबाग में है, और इसका एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया हजारीबाग में। ये कह सकते हैं कि लैंडस्लाइड हो गया, जिसके कारण पूरा आसपास का इलाका कुछ किलोमीटर तक गुब्बार से भर गया था, धूल के गुब्बार से भर गया था, और कई पेड़ पौधे भी इसके तहत ज़मींदोज हो गए। और ये काफ़ी प्रमुखता से पेपर में देखने को मिला था, ऑलमोस्ट हर पेपर में, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा पहाड़ कहाँ पे है, आप ध्यान रखें। ये बभनबै पहाड़ है और ये हजारीबाग में है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये था 5 इंपॉर्टेंट दोस्तों करंट अफेयर्स का प्रश्न। आइए आज के अभ्यास प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, ये आपके लिए है। और आज का जो अभ्यास प्रश्न है ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्यमियों को निवेश हेतु आमंत्रित करने के लिए किन 2 देशों के विदेशी दौरा के लिए रवाना हो चुके हैं? दोस्तों आपको बता दें कि ये प्रश्न पुराना है, यानी किस 2 देशों की यात्रा कर चुके हैं विदेश
दौरा कर चुके हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ताकि वो झारखंड में उद्यमियों को निवेश के लिए आमंत्रित कर सकें। तो ऑप्शन है इसके लिए, ऑप्शन ए स्वीडन और स्पेन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी कनाडा व यूएसए और ऑप्शन डी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। तो ये है दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न। नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे हर दिन की तरह। तो ये था आज का सेशन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।